वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल जर्नी विद एसपी। चलिए अब बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिंपली सबसे पहले हमें समझना होगा कि नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड क्या होता है। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड में हमें ये देखना होता है सिंपली कि हम कैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको कैसे थोड़ा सा समझने की इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं और किस तरह से इसमें एक पार्शियल पोलर नेचर आता है, किस तरह से इस बॉन्ड का थोड़ा सा एक वीक जो नेचर है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर दूसरे ग्रुप आकर अटैक कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझनी है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मुकाबले कम होती है, इसलिए हाइड्रोजन एलिमेंट आसानी से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, इवन कर नहीं सकते हैं वो कर देते हैं, खींच लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उनकी ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ द पावर, सिंपली इज़ द एबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट किसी भी एलिमेंट की एक एबिलिटी कह लीजिए, पावर कह लीजिए, एक कैपेबिलिटी कह लीजिए, जो बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में ये फ़र्क है, दोनों में ही इलेक्ट्रॉन को लिया जाता है। हम लोग कोई भी एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम इलेक्ट्रॉन चाहें तो ज़बरदस्ती दे सकते हैं, फिर हो सकता है कि हमको इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगानी पड़ जाए उसको देने के लिए। समझिए इस बात को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए हमें एक ऐसा एटम चाहिए जो गैसियस आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, बिल्कुल अकेला, उसने किसी भी तरह का कोई बॉन्ड नहीं बनाया होना चाहिए। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम में वो एटम अकेला है, लेकिन जब बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने हो तो वो इलेक्ट्रॉन जो बीच में दो इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एलिमेंट का होगा, वो दोनों, अब जो हाइड्रोजन का है वो तो है ही, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेता है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। इसी टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, जिसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है 4.0 मुल्कन स्केल पर, ठीक है ना। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं पर किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर आना है ना, तो जाके फ्लोरीन को चिपका दो, वो इलेक्ट्रॉन ले आएगा उससे। उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा, यानी कि क्यों? क्योंकि उसकी साइज़ बहुत छोटी है, वो बहुत आसानी से एटम के बहुत नज़दीक तक जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि कहीं पर कोई स्पाई कैमरा है, या जो बहुत छोटे छोटे कैमरे लोग लेके चले जाते हैं, दिखते ही नहीं हैं, वो जाके सारी खुफिया जानकारी ले आते हैं बैंक से या कहीं से। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक टेंडेंसी है एलिमेंट की, जिसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि कोई बॉन्ड, दो एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो दोनों का इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा, है ना। ये वैसा ही है जैसे रस्सी वाला गेम है, अगर दोनों की ताकत बराबर है तो रस्सी हमेशा बीच में रहेगी, कहीं ना ज़्यादा, मतलब दोनों टीम के जो खिलाड़ी हैं वो एक ही जगह जमे हुए हैं, लेकिन जो ताकतवर होगा वो थोड़ा सा, जिसकी ताकत ज़्यादा है ना, उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींच लेता है वो अपनी तरफ, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन पर और पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है कार्बन पर। अब जैसे ही बॉन्ड में हल्की सी पोलैरिटी आती है तो बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड अब कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत सारे ग्रुप तैयार हो जाते हैं। अब नाम यहाँ पर कुछ रिएक्शंस का है, जिसमें पहला नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एल्केन सबसे कॉमन रिएक्शन अगर देते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हेलो एल्केन मॉलिक्यूल पर और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसलिए इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें लिखा है CH3Cl प्लस इसमें आप ले लीजिए KOH, वो भी कैसा, एक्वस। इन दोनों को रिएक्शन जब आप कराते हैं तो ये CH3OH बन जाता है और KCl बन जाता है। यहाँ पर KOH और Cl एक दूसरे OH Cl को रिप्लेस करके खुद बैठ जाता है। तो ये जो रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है एक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि KOH में OH माइनस बाहर निकलेगा जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। किसी भी रिएक्शन में दो हिस्से होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है, लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शन में सिंपली आपको दो चीज़ें मिलती हैं। रिएक्टेंट में आपको कम से कम दो चीज़ें मिलती हैं, एक जिसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर आपका जो
CH3Cl है वो सबस्ट्रेट है। क्या है ये? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज बीइंग अटैक्ड, जिसके ऊपर अटैक किया जाएगा। मतलब समझ रहे ना, ये मान के चलिए, जैसे बोलते नहीं कि दिल्ली जीतनी है तो ये दिल्ली है। जैसे इलेक्शन होते हैं तो बोलते नहीं कि दिल्ली जीतनी है, दिल्ली फतह करनी है, तो दिल्ली जीत लेंगे तो सरकार आ जाएगी, तो ये दिल्ली है। अब दिल्ली पर फतह हमको प्राप्त करनी है तो इलेक्शन होते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, जो चुनाव में जीतता है तो चुनाव में जीतने, अब ये अटैकर्स होते हैं। अब भाई अब समझिए, अगर जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमें दिल्ली जीतनी है तो आके आक्रमण करने आ गए, तो अटैक करने वाला कोई होगा, तो ये इनके ऊपर अटैक होता है और ये अटैक करने वाले हैं। अटैकर्स का नाम है रिएजेंट। इन अटैकर्स का नाम ही है क्या? रिएजेंट, जिसे हिंदी में हम अभिकर्मक बोलते हैं। रिएजेंट ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके सबस्ट्रेट है उनके ऊपर अटैक करते हैं और इस तरह की रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और इस तरह से, जिनकी वजह से कोई केमिकल चेंज होता है। तो रिएजेंट जो अटैक करने वाला है और सबस्ट्रेट जिसके ऊपर अटैक होगा। समझ रहे? जैसे एडिशन में भी यही चीज़ है। वो बात अलग है कि सब्स्टिट्यूशन नाम दे दिया गया, एलिमिनेशन नाम दे दिया गया, एडिशन दे दिया गया, लेकिन आपको वहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। अब रिएजेंट असल में दो तरह का होता है। जो आपका रिएजेंट होता है वो, जिसे हम अभिकर्मक कहते हैं, वो दो तरह का है, या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को बेसिकली जनरली हम E+ से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल को Nu- से। इलेक्ट्रोफाइल दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव नेचर के भी और न्यूट्रल। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और जिनके ऊपर, लेकिन हर पॉजिटिव वाला नहीं, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, समझिए इस बात को। इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव होता है ये सही बात है, लेकिन हर पे पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रोफाइल जरूरी नहीं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। सभी पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जितने भी आयंस पाए जाते हैं पॉजिटिव, तो जरूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रोफाइल हो। इलेक्ट्रोफाइल के लिए जरूरी होता है कुछ उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको याद रखना होता है। इलेक्ट्रोफाइल की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो ये चीज़ की उनमें उनका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होना चाहिए, उनके पास ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। नाम कैसे बना इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मीन्स तो सिंपली इलेक्ट्रॉन हो गया, और फाइल माने होता है आपका लविंग। इलेक्ट्रॉन की चाहत रखने वाले को ही इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। भाई अगर जिसकी चाहत है उसको वो चीज़ मिल जाएगी तो वो कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब वो ढूंढता रहता है हर तरफ, मार्केट में घूम रहा है, एयरपोर्ट जा रहा है, रेलवे स्टेशन, ढूंढ रहा है हर जगह उसको। इलेक्ट्रोफाइल को जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलता है तुरंत पकड़ लेता है। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, इसीलिए नाम उनका पड़ा इलेक्ट्रोफाइल। फाइल माने लविंग, जैसा लायोफिलिक आपने पढ़ा था, लिक्विड लविंग, सॉल्वेंट लविंग। फोबिक माने फोबिया, डरना, दूर भागना। और न्यूक्लियोफाइल नाम पड़ा, ये ऐसा नहीं इसका डायरेक्ट रिलेशन एटम के न्यूक्लियस है, नहीं, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल ऐसे आयंस होते हैं जो पॉजिटिव सेंटर की तलाश करते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। जैसे अमोनिया का ऑक्टेट पूरा है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में? 5, 2,5 कर लो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? 8 पूरा हो गया। लेकिन अभी भी तो देखोगे ठीक से, इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, इसलिए ये लुईस बेस भी कहलाते हैं। आपने पढ़ा है लुईस एसिड और लुईस बेस कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर वाले एटम को या मॉलिक्यूल को या आयन को या ग्रुप को हम लुईस बेस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम लुईस एसिड बोलते हैं। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो हमको ये समझना है कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की तलाश में है, और न्यूक्लियोफाइल असल में सही मायने में आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे की तलाश में है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को ढूंढता है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढता है।
अब जब KOH में से OH बाहर निकला होगा, OH, तो ये OH माइनस के रूप में बाहर निकला। अब ये OH माइनस भैया यहाँ इनके चारों ओर घूम रहा है। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, मुझे जगह चाहिए, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन, ये सब 11th क्लास का टॉपिक है वैसे, मतलब जो ये बेसिक ऑर्गेनिक GOC में हम लोग पढ़ते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब ये OH यहाँ से प्रोड्यूस होता है तो ये CH3Cl के चारों ओर ये घूमने लगते हैं भैया, फील्डिंग लगा लेते हैं, ये घूमते हैं। अब ये देखता है कि भैया मुझे किस पे अटैक करना है। OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है यहाँ पर। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे सेंटर की तलाश करते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव हो। अब हमने यहाँ पर नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ा है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि OH माइनस इसकी खोपड़ी पर अटैक करेगा, CH3 पर, क्योंकि CH3 जब बाहर निकलेगा Cl से टूट कर तो CH3 प्लस बनाएगा कार्बोकटायन, मिथाइल कार्बोकटायन। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये जब OH माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा तो Cl हटेगा। इस तरह की रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, Cl तो हट रहा है लेकिन Cl को OH ने नहीं हटाया, समझो इस बात को, Cl को OH ने नहीं हटाया। यह नहीं हुआ कि OH आया इनको हटा के चला गया, नहीं। जब OH के ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फिर 5 होने लगेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, पेंटावैलेंट हो जाएगा, और कार्बन की वैलेंसी तो सिर्फ 4 होती है। कभी कभी कोई बच्चे या कोई भी, ऐसा नहीं कि मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, कम से कम इतना, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसा बताते हैं सर कार्बन की वैलेंसी ही नहीं बता पाते, 4 होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़नी है तो ये अपने माथे पर लिखवा लेना है हर जगह कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। सारा खेल बिगड़ जाता है जैसे ही कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाती है, बस वहीं फंस जाओगे तुम। इसलिए कम से कम इतना रट लो तो इज्जत बच जाएगी। हाँ चलो इसको वैलेंसी पता है, मतलब आने को तो फिर जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वो आपको आता जाएगा, पढ़ते जाएंगे आपको नॉलेज मिलती जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो मतलब ऐसा भी नहीं है, अब वो मतलब ठीक है फिल्मों में अच्छा लगता है कि खूब संघर्ष हो रहा है, तो इतना तो आपको पढ़ाई में आना चाहिए कि आपको कार्बन की वैलेंसी कम से कम मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है, आप पढ़िए अच्छे से। तो ये आपको, तो कार्बन की वैलेंसी जैसे, तो ये यहाँ से इसको शिफ्ट कर देगा, कार्बन अपने Cl को हटा देगा और OH पे जुड़ जाएगा OH। तो यहाँ पर अटैक किसका हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, इसलिए इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कई टाइप की होती है, वो हम लोग फर्दर अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे। एलिमिनेशन में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें से हम मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं इंजर्ड हो गया हूँ, वैसे मतलब मैं खेल लेता हूँ क्रिकेट, मैं इंजर्ड हो गया हूँ। अब इंजर्ड हो गया हूँ तो उसके लिए एक सब्स्टिट्यूशन आता है, जैसे आप देखते होंगे क्रिकेट में देखने को मिलता है। तो वो जो सब्स्टिट्यूशन होता है, वो सब्स्टिट्यूशन मतलब आके उसकी जगह। अब एलिमिनेट में क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे हॉकी या फुटबॉल में होता है कि अगर जैसे नहीं किसी को क्या बोलते हैं, वो रेड कार्ड और ये येलो कार्ड होता है ना, तो फिर उसमें 2 4 5 10 मिनट के लिए उसको परमानेंट एलिमिनेट कर देते हैं कि नहीं भैया आप निकलिए, पहली फुर्सत में निकलिए। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो एलिमिनेट में मॉलिक्यूल को निकाल ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि एक निकालेंगे तो उसकी जगह कोई और लाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आई होप। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में छोटे मोटे मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया, वाटर और कोई गैस बाहर निकल जाती है और मॉलिक्यूल। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में अक्सर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ जाता है, ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये इनकी पहचान है एलिमिनेशन रिएक्शन की। फिर है रिएक्शन विद मेटल। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट रिएक्शन मेटल से कर सकते हैं, क्योंकि मेटल इनके साथ, इनके बीच में आसान रिएक्शन कर सकता है मेटल, क्योंकि ये इनको, जैसे अब सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो अभी आगे 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 चल के पता चलेगा NaCl बन जाता है। वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे और एक एल्केन बन जाती है, ठीक। और फिर लास्ट में रिएक्शन पढ़ते हैं रिडक्शन। हमने एल्केन से ही एल्किल हैलाइड बनाया था, लेकिन अगर कह दिया जाए कि भैया जैसे बैंक में महीने से पैसा जमा किया है, मैंने बैंक में पैसा जमा किया है तो मैंने बैंक को दे दिया, अब एक दिन मुझे ज़रूरत, मैंने कहा बैंक पैसा लाओ मेरा वापस करो, तो अभी वही चीज़ है, एल्केन से आपने हेलो एल्केन बना दिया। आज ज़रूरत है कि एल्केन की कमी पड़ रही है, तो हेलो एल्केन को बोला जा रहा है कि भाई देखो एक टाइम था जब तुमको बनाया गया था इनकी मदद से, अब तुम्हें वो कर्ज वापस करना है। जब वो कर्ज वापस करना है तो हेलो एल्केन अपने आप से एल्केन बना देंगे। तो क्या इसकी प्रोसेस है? वो प्रोसेस है रिडक्शन के थ्रू। 2 ही प्रोसेस होती हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन।
इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन कहलाता है, तो हम इसमें रिडक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली 4 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कि क्या ये रिएक्शन होती है, किस तरह की रिएक्शन होती है, कैसे परफॉर्म होती हैं। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है कि जब भी हम किसी RX को ऐसे एजेंट के साथ, ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएं जिसमें से न्यूक्लियोफाइल निकलने की प्रोबेबिलिटी हो, तो उस केस में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल आपको देखने में ऐसा लगेगा कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पर ग्रुप हो सकता है AB, मान लीजिए उसमें मुझे न्यूक्लियोफाइल समझना है, तो ये R न्यूक्लियोफाइल ऐसे हो जाएगा और X अलग हो जाएगा। ये एकदम जनरल और बहुत ही सिंपल और सामान्य सी रिएक्शन है। अब इसमें माइनस प्लस और इन सब के पीछे मत पड़िए। अभी आपको ये समझना है कि RX में न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और X अलग हो जाएगा, यही तो समझना है। तो इसकी क्या तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि जब भी हेलोजन एलिमेंट का या हेलोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता है विद द न्यूक्लियोफाइल, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूशन आपने हाई स्कूल में पढ़ी होगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन पाउडर से या आयरन पाउडर ले लेते हैं, उसमें डालते हैं, तो वो जो कलर है वो कलर भी चेंज हो जाता है। ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, जब आयरन उसमें कंप्लीटली रिएक्शन कर लेता है तो आयरन सल्फेट बन जाता है, फेरस सल्फेट बन जाता है और उसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो कलर की चेंज से ही हम पता कर लेते हैं कि रिएक्शन हो गई, और इस तरह की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आई होप मेरी बातों को समझ में आप लोगों को आ रही होगी। तो यहाँ पर यही समझना है कि किस तरह की रिएक्शन हो सकती है। तो रिएक्शन में सिंपल सा मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन है CH3 CH2 और Cl। इसकी रिएक्शन अगर मैं KOH से करा देता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, C2H5 OH एथाइल अल्कोहल एंड KCl, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, रियलिटी में न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH माइनस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये आके इसके ऊपर अटैक करता है जिससे Cl अलग हो जाता है और OH इसमें आके जुड़ गया, और वो Cl किससे जुड़ेगा, K+ से। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था ना कि कोई भी रिएजेंट लेंगे उसमें से न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलना चाहिए। अब न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव भी हो सकता है और इवन न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 11th क्लास में है टॉपिक, आपको वहाँ से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेना चाहिए। फिर भी जो हो सकता है मैं अपनी तरफ से बताता रहूँगा। तो अब इस तरह की रिएक्शन हमें 2 तरह की मिलती है देखने की। 2 तरह की रिएक्शन होती है और बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो 2 तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो आप अलग अलग ले सकते हैं। मैं आपको पहले न्यूक्लियोफाइल बता देता हूँ, सिंपल सा RX भी बता देता हूँ। यहाँ पर RX क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर जो RX है मैं इधर बता देता हूँ। RX आपका CH3X हो सकता है। अब यहाँ पर X में आप Cl आयोडीन समझ जाइए, ठीक, जो आपको ठीक लगे, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, X यहाँ आ जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है। अगर आप ठीक से देखें तो इस मेथेन में, मेथिल हैलाइड में एक H हटा के एरीन रिंग या बेंजीन रिंग लगा दी है, फेनिल रिंग लगा दी है इसमें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आप ले सकते हैं इसमें, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि ये आपका कैसा ग्रुप है, ये आपका प्राइमरी है एल्किल हैलाइड, ये आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, और ये आपका टर्शियरी, ये आपका बेंजाइलिक, जो सबसे लास्ट में लिखा है बेंजाइलिक CH। बेंजीन की रिंग पर अगर CH2 ग्रुप लगा है और एरो मतलब ऐसे डैश है, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो जो CH2 और बेंजीन है तो उसे हम बेंजाइलिक ग्रुप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर Cl लगा देंगे यहाँ तो बेंजाइल क्लोराइड, ठीक, OH लगा देंगे बेंजाइल अल्कोहल, BENZYL, बेंजाइल बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड नाम हो जाएगा। तो इतने आपके ये हो सकते हैं क्या, आपके सिंपली
बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ पर X की जगह अगर आप Cr लेंगे, सॉरी Cl लेंगे तो क्लोराइड, Br लेंगे तो ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल आपके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपके सिंपल से, जैसे KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, क्योंकि यहाँ से OH- निकलेगा। KCN हो सकता है, यहाँ से Cn- निकलेगा। AgCN हो सकता है, यहाँ से NC- निकलेगा। अभी देखेंगे अलग अलग प्रोडक्ट में। KNO2 ले सकते हैं, AgNO2 ले सकते हैं, अमोनिया ले सकते हैं। अमोनिया एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतने सारे आप रिएजेंट ले सकते हैं। इसके अलावा सिल्वर एस्टर ले सकते हैं, सिल्वर सॉल्ट ले सकते हैं, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, सिल्वर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ले सकते हैं आप इसमें, यहाँ पर। तो ये सब जो रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है, ये सब रिएक्शन आपकी एक तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। और अगर आप मान लीजिए इनकी रिएक्शन करा दें तो यहाँ पर कौन न्यूक्लियोफाइल अलग होगा? यहाँ से OH-, यहाँ से भी OH-, यहाँ से Cn-, यहाँ पर असल में NC- बनता है। वो बताएंगे कैसे, क्यों होता है ऐसा। यहाँ पर KNO2, यहाँ पर AgNO2, उधर अमोनिया, और यहाँ से ये Ag इसको ले लेगा और ये पूरा ग्रुप जुड़ेगा, इसमें एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बना लीजिए इसे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि R और X कौन कौन सा ले सकते हैं। अब हमें समझना है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कितनी प्रकार की है। ठीक है, लिख लिया इसे, जल्दी से लिखिए इसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती है। वो दो तरह के कौन से होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती है। पहली रिएक्शन होती है SN1 और दूसरी तरह की रिएक्शन होती है SN2। SN1 को क्या बोलते हैं? SN1 को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आई होप NSR से आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो 2 है इसकी वजह से बाई मॉलिक्यूलर हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करने लगता है। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर ये जो 1 और 2 है, इसको लिखने का तरीका ऐसे ही है, SN1। अब SN1 का मतलब है कि वो 1, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा या सिंपली ऑर्डर जिसको बोलते हैं 1 होगा। और ऑर्डर जो होता है डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। किसी का ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब हम ये समझेंगे, किसी का ऑर्डर अगर अब 1 है तो हम इसका मतलब ये समझेंगे कि वहाँ पर रिएक्शन का जो रेट होगा वो केवल एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। किसी का ऑर्डर 2 है तो हम ये समझेंगे कि किसी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर या 2, क्योंकि वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही होगी, इस वजह से उसका ऑर्डर 2 है। इसलिए यहाँ पर नाम हो जाएगा बाई मॉलिक्यूलर और यूनिमॉलिक्यूलर। तो SN1 अलग, मतलब कौन कौन से कंपाउंड है जो SN1 देंगे, कौन कौन से कंपाउंड है जो SN2 देंगे, इसकी एक अलग से पूरी क्लास चलती है, पूरी मतलब इनकी एक रिएक्शन की चेन है, एक अलग फैमिली पूरी इनकी चलती है कि मतलब कौन कौन से ग्रुप सिंपली। अब जैसे हम पढ़ेंगे SN1 SN2 में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्किल हैलाइड के बारे में, तभी हमको ये पता चल पाएगा कि ये रिएक्शन कौन देगा और कौन नहीं। और ये इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी सेक्शन से पूछे जाएंगे। हेलो एल्केन हेलो एरीन में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके जो मतलब प्रोबेबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यहाँ से हमें देखने को मिलती है। इसलिए बीइंग अ स्टूडेंट आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए फिर लेट स्टार्ट विद SN1 रिएक्शन। सबसे पहले SN1 रिएक्शन से शुरू करते हैं, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। SN1 रिएक्शन, इनके कुछ खास बातें हैं, उनको ही लिखना है। सबसे पहली पॉइंट यही है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब होता है जहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर पूरी रिएक्शन डिपेंड करे, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे। तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका नाम हो गया। न्यूक्लियोफिलिक इसलिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ही इसमें क्या करता है, आपका सब्स्टिट्यूशन कराता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग उसको कंप्लीट लिख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट इसमें क्या होता है कि जो इसमें ऑर्डर होता है रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आपका सिंपली 1 होता है। और जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 1 हो गया
तो इसकी वजह से ही रेट ऑफ रिएक्शन ही डिसाइड होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, जिसे हम सिंपली आर लिखते हैं, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके सबस्ट्रेट के ऊपर। किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए केवल सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करने के, अब सबस्ट्रेट कौन हो गया? वही जिसके ऊपर अटैक होगा। CH3X, C2H5X, इस तरह करके आपने बहुत सारे लिखे हैं ना, उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। तो वो जो रिएक्शन है ना SN1 की, अगर SN1 के थ्रू हो रही है तो SN1 के थ्रू होने की रिएक्शन की वजह से वो पूरी रिएक्शन का रेट केवल उसी मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी और किसी मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट है? रेट ऑफ रिएक्शन के अलावा इसमें यह पॉइंट है कि जो स्टेप होते हैं ना, स्टेप, इसमें बेसिकली 2 स्टेप रिएक्शन है। ये कितने स्टेप रिएक्शन है? 2 स्टेप रिएक्शन है। किस टाइप रिएक्शन है ये? 2 स्टेप रिएक्शन है। बहुत छोटे छोटे तरीकों में, छोटे छोटे पॉइंट्स में बता दे रहा हूँ। डिटेल में बुक में लिखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पर डिटेल में इतना लिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर समझने की जरूरत है। समझ जाएंगे तो लिख अपने आप लेंगे। तो 2 स्टेप रिएक्शन है, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बस। 2 स्टेप के बाद इंटरमीडिएट क्या बनता है? बहुत बार क्वेश्चन आता है इसमें, ये बहुत बार पूछा गया है कि इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो इंटरमीडिएट आपका इसमें क्या बनता है? कार्बोकटायन फॉर्म्ड। ऐसे लिख लो, इंटरमीडिएट इज कार्बोकटायन। कार्बोकटायन, इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है ना, वो कार्बोकटायन बनता है। और कार्बोकटायन क्या होते हैं? ऐसे कार्बन जिनके ऊपर C+ हो, यानी कार्बन के ऊपर प्लस हो, कार्बन की खोपड़ी पर प्लस चार्ज होना चाहिए। तो कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कटायन, कार्बोकटायन, कार्बो मतलब कार्बन और कटायन मतलब पॉजिटिव आयन, इंटरमीडिएट बनता है। अब यहीं पर हमको ये समझना है कि जब ये रिएक्शन होगी तो किस तरह का कंपाउंड हमें मिलता है। हमें जो कंपाउंड मिलता है वो RS मिक्सचर मिलता है। इसमें क्या मिलता है? RS मिक्सचर मिलता है। क्यों मिलता है RS मिक्सचर? क्योंकि इसमें आपको रिटेंशन भी मिलता है, रिटेंशन, इसमें आपको रिटेंशन मिलता है, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑन कॉन्फ़िगरेशन या एब्सोल्यूट रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों क्या चीज़ होती है वो समझाएंगे अभी हम आपको। पहले ये आपको समझ लेना है कि RS मिक्सचर क्या होता है। RS मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जो लाइट के प्रति, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऑप्टिकल एक्टिविटी पता हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो लाइट के प्रति जो बिहेवियर होता है उसमें एक D कंपाउंड बनता है और एक L कंपाउंड। D फॉर होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो लाइट को राइट में घुमा देता है, और L फॉर होता है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी क्या करता है? लाइट को लेफ्ट में रोटेट करा देता है। और इसके बारे में कभी पढ़ाएंगे अच्छे से, स्टोरी भी बताएंगे कि कैसे स्टीरियो केमिस्ट्री के एस्पेक्ट को समझा गया और इसकी इम्पोर्टेंस को समझा गया, किस तरह से इसको सभी लोगों के नज़र में लाया गया कि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और स्टीरियो केमिस्ट्री के बिना केमिस्ट्री जो है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो लगभग डिजेबल टाइप की आपको लगेगी, क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो समझ जाइए D और L ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड होते हैं वो इस रिएक्शन में बनते हैं, जिसकी वजह से जो मिक्सचर मिलता है वो आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है देखने को। अगर उसमें कायरल सेंटर होगा तो तब आपको D और L मिलेगा, वरना फिर भी रिटेंशन और इन्वर्जन तो मिलते ही हैं, क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करते हैं वो। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि RS मिक्सचर क्या होता है? सिंपली D और L का मिक्सचर होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। और ये तब हमें देखने को मिलते हैं जब कभी कायरल सेंटर उस पर्टिकुलर रिएक्शन में मौजूद हो, तो वो एट द सेम टाइम 2 कंपाउंड बनाएगा। सपोज करिए एक कायरल सेंटर, एक आपने एल्किल हैलाइड ले रखा है जिसमें कायरल सेंटर हो। अब कायरल सेंटर कैसा सेंटर होता है? एक ऐसा सेंटर जिसके चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, जिसके चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, A B C D। जब सारे ग्रुप अलग अलग होंगे, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं, इस कार्बन में आप सारे के सारे हेलोजन ग्रुप लगा दीजिए। इसमें सारे के सारे हेलोजन ग्रुप, जैसे Cl, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसकी जगह पर, यहाँ पर A की जगह पर आप मान लीजिए F ले लीजिए, यहाँ Cl ले लीजिए, यहाँ Br ले लीजिए और यहाँ पर आयोडीन ले लीजिए। अब ये जो कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कायरल सेंटर है इसमें, और साथ ही में ये कायरल मॉलिक्यूल है, यानी कि इसमें कायरलिटी देखने को मिलती है। जब भी ये रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ पर आपको 2 तरह के कंपाउंड देखने को मिलेंगे, एक D और एक L। क्यों? क्योंकि कायरल सेंटर की पॉसिबिलिटी होती है, इनकी टेंडेंसी होती है कि
आपको जब भी कायरल सेंटर बनेगा तो दो पॉसिबिलिटी मिलेगी ना, डिफरेंट अरेंजमेंट होता है ग्रुप स्पेस में, जिसकी वजह से दो तरह के कंपाउंड देखने को मिलेंगे, एक लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो राइट में घुमाता है लाइट को और लीवो लेफ्ट में घुमाता है। चलिए ये डिस्कशन आगे होता रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका SN1 रिएक्शन क्या होती है। आई होप आपने ये सारे स्टेप समझ लिए होंगे। अब आपको एक पॉइंट और लास्ट में लिख लेना है, बाद में अभी मैं लिखा देता हूँ इसको। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है कि इम्पॉर्टेंट, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड, इसको याद कर लीजिए किसी भी तरह करके, टर्शियरी एल्किल हैलाइड गिव SN1। अब ये जैसे आप इसको याद कर लें, रट लें, या जो भी आपको समझ में आए वो कर लीजिए, ठीक। तो एक टर्शियरी एल्किल हैलाइड लिया मैंने, देखिए एक टर्शियरी एल्किल हैलाइड लिया। खैर इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसमें कोई कायरल सेंटर मैंने बनाया नहीं है। अगर चाहे तो हम बना सकते हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं बनाया है हाल फिलहाल के लिए। फिर भी उसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज़ को। यहाँ पर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ इसकी KOH के साथ, जो कि एक्वस लिया जाता है, और ये कन्वर्ट, इसको थोड़ा सा वार्म हीट करेंगे, वार्म करेंगे तो ये एक कंपाउंड बना देता है टर्शियरी एल्कोहल। ये क्या बना देता है? टर्शियरी एल्कोहल। यहाँ पर जो I है उसकी जगह पर OH आ जाता है, और जहाँ पर I है वो K के साथ मिलके KI बना लेता है। तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका सिंपल सा नाम है 2-मिथाइल और 2-आइडो। अब I पहले आता है तो इसको पहले लिख लो, 2-आइडो 2-मिथाइल प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका। काउंटिंग 1 2 3, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल और प्रोपेन 2-ऑल, ठीक ना। एन में ई हटा देते हैं क्योंकि ऑल में जो ओ है वो एक वॉवेल है, तो ई भी वॉवेल होता है और ओ भी वॉवेल होता है, तो साथ में लगातार फिर वो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है। आपको पता है यूपीएससी में नियम आप पढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं। तो ये 2-मिथाइल प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेन 2-ऑल हो गया। तो ये जो रिएक्शन हो रही है तो असल में इसके दो मिलते हैं, एक रिटेंशन मॉलिक्यूल मिलता है, एक तो इसलिए ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि इसमें जो 50-50% होते हैं, रिटेंशन वाला भी और इन्वर्जन वाला भी। अब ये रिटेंशन और इन्वर्जन क्या है उसको देख लो। असल में रिटेंशन का मतलब होता है राइट, रिटेंशन का मतलब होता है राइट में यानी सीधा, ठीक। और इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब कह लीजिए लेफ्ट में, या इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए अपोजिट। अरे मतलब लेफ्ट में ना कह के अपोजिट कह लो, एक मतलब सीधा है और एक उल्टा है, ऐसे चलेगा सिस्टम, ठीक। तो ये छोटी सी पॉइंट है, लिख लीजिए। अब इसकी जरा मैकेनिज्म देखते हैं कि ये असल में रिएक्शन होती कैसे है। और SN1 रिएक्शन 2 स्टेप की रिएक्शन है, यानी कि 2 स्टेप में रिएक्शन होती है ये। तो ये हमको समझना है कि ये 2 स्टेप कौन से होते हैं। आई होप आपने इस रिएक्शन को लिख लिया होगा। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें SN2 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन में पहला जो स्टेप होता है ना, स्टेप 1, इसमें जो स्टेप 1 होता है वो है कार्बोकटायन फॉर्मेशन। सबसे पहले कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो CH3, ये CH3 और ये CH3 है। अब आप इसमें देखेंगे सिंपल सी चीज़ कि आयोडीन के साथ कार्बन का बॉन्ड है तो थोड़ा बड़ा भी होगा, तो आसानी से उसको तोड़ना भी आसान है। तो यहाँ पर एक कार्बोकटायन बन जाता है। क्या बन जाता है? और इस कार्बोकटायन को अगर मैं लिखूँ तो थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, मान लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पास कार्बोकटायन, अब यहाँ पर I- अलग हो गया, ठीक। अब ठीक से देखो, यहाँ पर जब आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन एक तरह से देखेंगे तो sp3 आएगा, और शेप कैसा हो जाना चाहिए? इसका होगा टेट्राहेड्रल। ठीक से अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो ये आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। लेकिन जैसे ही इस कार्बन की तरफ आप बढ़ते हैं तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 और जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल हो जाती है। सिंपल सी चीज़ है कि इसके चारों ओर 4 का ग्रुप है, इसके चारों ओर 3 ही ग्रुप है, तो इसकी जो है एक तरह से जो शेप है वो चेंज हो गई, ठीक। अब ये एक बहुत ही आइडियली एकदम ट्राइगोनल प्लेनार जैसा मॉलिक्यूल हो गया। अब ये प्लेन में आ गया एक तरह से मॉलिक्यूल, ठीक से अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो क्लियरली समझ जाइए इस चीज़ को। ये फर्स्ट स्टेप है, और ये एक टर्शियरी कार्बोकटायन है। कैसा कार्बोकटायन? टर्शियरी कार्बोकटायन, यानी कि तृतीयक कार्बोधनायन जिसे हिंदी में कहते हैं। तो हमारे हिंदी भाई जो है ये भी समझ जाएंगे आसानी से, हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं, दोस्त यार हैं सब लोग। तो टर्शियरी कार्बोकटायन या तृतीयक कार्बोधनायन, धनायन मतलब धन, पॉजिटिव मतलब होता है। तो
अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि ये जो कार्बोकटायन है, ऐसा क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर दो तरह के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। तो पहला स्टेप जो होता है आपका, ये बहुत स्लो स्टेप होता है। कैसा स्टेप होता है? मतलब धीमा, स्लो। इसको ऐसे समझो, जब एक बड़े से मॉलिक्यूल से कोई छोटी सी टूट के निकलनी है मान लीजिए ना, तो उसको समय तो लगेगा ही। समझिए इस बात को, मतलब इसको ऐसे समझिए कि एक साइकिल को रास्ते से मुड़ा रहे हैं। तो जब आप साइकिल से रास्ते को मुड़ा रहे हैं तो बहुत एकदम आप खूब तेज़ी से रिएक्शन करा के आप मुड़ा लेंगे, मतलब बहुत तेज़ी से साइकिल घुमा लेंगे। अब सपोज करिए उसी गली से आपको एक ट्रक को, उसी रास्ते से आपको एक ट्रक को मुड़ाना है, तो क्या ट्रक आप ऐसे घुमा के ले जाएंगे तेज़ी से, या बहुत धीमे धीमे लेके जाएंगे? तो इसलिए बड़े मॉलिक्यूल से, इसीलिए ये स्टेप कैसा है? स्लो स्टेप है। साइकिल को घुमाना एक फास्ट स्टेप हो सकता है, लेकिन ट्रक को घुमाना एक स्लो स्टेप है। तो इसलिए यहाँ पर एक स्लो स्टेप है। अगर ये स्लो स्टेप हो गया तो यही रिएक्शन का RDS होता है। RDS जो है आपका जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप है। जो स्टेप स्लो होगा उसी में ही आप रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। रिएक्शन की स्पीड के बेस पर रिएक्शन को तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक होती है मॉडरेट रिएक्शन, जो बहुत नॉर्मल स्पीड से होती है, और दो रिएक्शन ऐसी हैं, एक एक्सट्रीमली फास्ट और एक एक्सट्रीमली स्लो, यानी एक जो बहुत तेज़ी से होती है और एक जो बहुत धीमे से होती हैं। जैसे लैब में आप एसिड और बेस की रिएक्शन कराइए, आपके सोचने से पहले ही रिएक्शन हो जाती है कि क्या बनना चाहिए क्या नहीं, तो वो इतनी फास्ट होती है। और किस रस्टिंग ऑफ आयरन है, वो बहुत स्लो रिएक्शन है। या डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो भी एक स्लो रिएक्शन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये स्लो स्टेप क्यों है। तो अब समझते हैं जरा कि ये कार्बोकटायन जब बन गया है तो इसकी ज़रा थोड़ी सी एक साइड में हम जरा एक वो बताने की कोशिश करें, इसकी जो ऑर्बिटल पिक्चर, इस सेंटर की ज़रा ऑर्बिटल पिक्चर देखिए, इस सेंटर की। पहले इस सेंटर की बता देता हूँ। ठीक से देखोगे कार्बन का 1s2, 2s2 और 2p2। अब ठीक से देखोगे तो 2s2 में ऐसे बनेगा और 2p2 में ऐसे बनेगा, और यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दो। यही डायरेक्ट मैंने बता दिया है, एक्साइटेड स्टेट बना दिया है। अब आप ये ना कहिएगा सर ग्राउंड स्टेट आपने बनाया नहीं है। तो ग्राउंड स्टेट में दो इसमें दो इसमें, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला जाता है। अब इन्हीं चारों में, यहाँ पर इन्हीं चारों में कार्बन 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 और यहाँ पर आयोडीन का इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर किसका इलेक्ट्रॉन होगा? आयोडीन का। अब जब ये आयोडीन अलग होता होगा, समझो यहाँ पर जब ये अलग होगा, ये जब अलग होगा, ठीक से देखो ये स्थिति, जब ये अलग होगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ पर ये CH3 होगा, यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर CH3 होगा, और यहाँ पर क्या होगा? आयोडीन। ये ऐसे ही तो इनसे जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से ये सब ऐसे ही जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही जब ये आयोडीन अलग होगा तो I- तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। लेकिन अब जरा इस कार्बन की सिचुएशन यहाँ पर देखो, ये चीज़ देखोगे तो यहाँ पर ये C+ हो गया, तो C+ के हिसाब से 1s2 2s2 और ये 2p1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2p1। जैसे ही 2p1 होगा तो मैं अगेन इसका डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट बना रहा हूँ, तो एक्साइटेड स्टेट में ये 1 और ये आपका ऐसे हो जाएगा सिंपल। जिनमें से आप ठीक से देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन किसका किसका होगा? ये तीनों CH3 का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो शेयर्ड है कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से। अब ठीक से देखोगे चौथा वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये चौथा वाला ऑर्बिटल कैसा हो गया? वैकेंट हो गया। ये कैसा ऑर्बिटल है? वैकेंट p ऑर्बिटल है। कैसा ऑर्बिटल है? वैकेंट p ऑर्बिटल है। ये वैकेंट p ऑर्बिटल कैसे वैकेंट हुआ? क्योंकि आयोडीन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए। एक आयोडीन का होगा और एक कार्बन का होगा, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन के मुकाबले काफ़ी कम होती है, तो आयोडीन आसानी से एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को आयोडीन लेके चला गया, तो ये ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। इस वजह से इसके चारों तरफ कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो ज्योमेट्री कितनी बनी इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर। और ऑर्बिटल भी कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? sp2। यहाँ पर हाइब्रिडेशन देखिए sp2 sp2, केवल p में 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना p के सबसेल में, तो ये वैकेंट p ऑर्बिटल है। अब यही जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, इस वैकेंट p ऑर्बिटल को आप देखोगे तो मैं इस वैकेंट p ऑर्बिटल को अगर मैं थोड़ा ठीक से इसको बनाने की कोशिश करूं तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूं वैकेंट p ऑर्बिटल? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? तो रियलिटी में ये जो वैकेंट p ऑर्बिटल है, इस वैकेंट p ऑर्बिटल में, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, इस वैकेंट p ऑर्बिटल में जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या है? स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2
स्टेप 2 है आपका, स्टेप 2 है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 क्या है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल मतलब NU माइनस, तो सिंपल सा मतलब आपको क्या समझना है, यहाँ पर OH माइनस क्या करेगा? अटैक करेगा। अब जब ये अटैक करेगा तो रियलिटी में क्या होता है, ये OH माइनस है। ये क्या है? ये तो आपको पता है टर्शरी कार्बोकटायन है, इसको लिख लीजिएगा, मैंने उसे वैसे रफ कर दिया है। तो सेकंड स्टेप में क्या है? सेकंड स्टेप में इसी कार्बोकटायन के ऊपर ये अटैक करता है। अब जब ये अटैक करेगा तो ये इसके ऊपर बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी। अगर ये राइट साइड से कर रहा है, फ्रंट साइड से, अगर ठीक से देखिए, और अगर ये बैक साइड, ये कौन सा साइड है? बैक साइड है, यानी कि पीछे से, मान लीजिए दोनों तरफ से अटैक कर सकता है ना, इसलिए अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो ठीक से देखो तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनना चाहिए, मैं इसको नहीं बना रहा हूँ। और इसमें जब बनेगा तो यहाँ पर अगर ठीक से देखोगे तो यहाँ पर OH किधर आ जाएगा? राइट में। किधर आ जाएगा? बाकी हर जगह CH3 है, बाकी हर जगह CH3 है, बाकी हर जगह CH3 है। अभी वैसे ये D और L नहीं है, ये RS मिक्सचर भी नहीं है। RS मिक्सचर तभी बनेगा जब कायरल सेंटर होगा, तभी D और L होगा। अगर ये कायरल सेंटर होता और सारे ग्रुप अलग अलग होते तो ये आपका R हो जाता, सॉरी हाँ, ये आपका R हो जाता और ये आपका L हो जाता। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे आप इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए हमको ऐसा यहाँ पर ऐसा कुछ बताने की या करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ आपको यही समझनी है। अब यहाँ पर आपको कितने तरह के मॉलिक्यूल मिलने हैं? 2 तरह के। कितने तरह के मॉलिक्यूल? ये होगा 50% और ये भी होगा कितना? 50%। अब इस वाले फॉर्म को हम रिटेंशन कहते हैं, इस वाले ही फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके राइट साइड में है और ये आपके लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। उल्टा हो गया ना, ठीक से देखो, ये इसका उल्टा है, ये इसी मॉलिक्यूल का देखोगे उल्टा ही तो है, इसलिए ये इन्वर्जन हो गया। तो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन आपको आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर कायरल सेंटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो बनने वाला कंपाउंड RS मिक्सचर होगा, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि एट द सेम टाइम ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन वहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि दोनों लाइट के बिहेवियर को चेंज कर देते हैं, क्योंकि अगर एक राइट में घुमाएगा तो दूसरे की वजह से उसको वो लेफ्ट में घुमा देगा, तो अल्टीमेटली लाइट सीधी निकल जाएगी। इसलिए RS मिक्सचर हमेशा क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर खैर अभी RS मिक्सचर नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारा कोई कायरल सेंटर नहीं बन रहा है, सारे ग्रुप सेम है। अगर हम शुरू में ही कायरल सेंटर लिए होते तो ग्रुप में हमें RS, फिर भी रिटेंशन और इन्वर्जन तो हर केस में बनेगा। SN1 रिएक्शन में हमेशा रिटेंशन और इन्वर्जन कंपाउंड बनते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। इसको नोट कर लीजिए तुरंत, जल्दी से नोट करिए, फिर इसे रफ करें। ये है पूरी मैकेनिज्म, और ये एक फास्ट स्टेप है, ये जो है ना, ये फास्ट स्टेप है। ये सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप इज फास्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप इज फास्ट स्टेप। तो इससे हम रेट बता नहीं सकते, तो ये चीज़ है, ये कंसेप्ट चलते हैं ऐसे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसको बना लीजिएगा अच्छे से, पॉज करके रोक के बना लीजिएगा। क्या इन्वर्जन और रिटेंशन की कहानी है ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं पूरी तरीके से उम्मीद कर रहा हूँ ऐसी। अब ऑर्डर पूछता है, क्या पूछता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यहीं पर ही क्वेश्चन बता देता हूँ। ऑर्डर क्या है? 321। सबसे तेज देगा टर्शियरी, फिर देगा सेकेंडरी और फिर देगा प्राइमरी। SN1 डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। अब आपको पता है कि जब इंटरमीडिएट कार्बोकटायन है तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उसी की रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा, मेन मतलब उसी का। तो
टर्सरी इसीलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि मतलब ये फेवर करेंगे सेकेंडरी और प्राइमरी के कंपेयर में कि हम SN1 के थ्रू जाएं, क्योंकि हमको कार्बोकैटायन बनाना है। इसलिए अगर आप देखें, अगर आपको रिएक्शन करानी हो, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा ऐसे करके, जैसे ऐसे लिखा हुआ है और एक ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, और एक ऐसे लिखा हुआ है। देखिए इसमें ये वाला जो कंपाउंड है प्राइमरी एल्किल आयोडाइड है, ये सेकेंडरी एल्किल आयोडाइड है, और ये टर्सरी। तो आपसे पूछेगा कि विच विल गिव फास्ट SN1, तो आपका ऑर्डर कैसे हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। ये ऑर्डर कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पर ये इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में जहाँ जहाँ पर भी कॉर्नर या जहाँ जहाँ पर भी ब्रेक होता है वहाँ पर कार्बन माना जाता है। जैसे यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी सब यहाँ पर CH3 है। तो ये C है बीच में, बाकी इसकी 4 ग्रुप लगे हुए हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा कौन फास्ट रिएक्शन देगा, ये आपका 2 आयोडोप्रोपेन है, और ये आपका सिंपली 1 आयोडोएथेन है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। कौन कौन सा, पहला ये कार्बन है, दूसरा ये कार्बन है। इसको आप कार्बन मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे SN1 और SN2 का हम लोग कॉन्सेप्ट रिलेट करेंगे क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आई होप इसको बना लीजिए आप जल्दी से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकता है, मान लीजिए कि जैसे कह देगा CH3 Br है और CH3 CH Cl है, इस तरह मतलब CH3 है, कॉमा फिर C2H5I है, इस तरह से मॉलिक्यूल दे देगा, और लास्ट में दे देगा CH3 C CH3 और ये CH2 और ये I हो गया। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जो टर्शरी हो। पहली बात तो जब टर्शरी नहीं होगा ना, तो फिर हम मूव कर जाएंगे सेकेंडरी की तरफ। तो फिर सबसे पहला मैं मान लेता हूँ ABCD बोल देता हूँ, A B C और D, ठीक है। तो आपको हमेशा एक बात को याद रखना है ना कि जो ऑर्डर चलता है वो उसमें जो सेकेंडरी प्रेफर होगा ना, तो वही। अब जैसे इसमें सेकेंडरी कौन होगा, सेकेंडरी B वाला है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा ये वाला। B के बाद देगा आपका कौन, B के बाद देगा D के बाद आप कौन देगा, D के बाद देगा C, और सबसे लास्ट में कौन देगा, A। ये इसका ऑर्डर हो जाता है। वैसे यहाँ पर हमें सिर्फ कंपेयर करना था कि कौन देगा SN1, मैंने वैसे बता दिया है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन SN1 रिएक्शन देगा, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, केवल और केवल ये वाला। क्यों, क्योंकि टर्शरी नहीं है तो सेकेंडरी तक आ जाएगा। प्राइमरी वाले नहीं देते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड SN1 नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि वो SN2 देते हैं। लिख लीजिए इसको, प्राइमरी वाले कभी SN1 नहीं देते हैं। आप लोग लेके जरा चाय पी लें। भारत का सबसे प्रचलित पेय पदार्थ वो वाला नहीं, ये वाला चाय। हर गली नुक्कड़ चाय एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसे किसी भी, अपने देश की मैं बात कर रहा हूँ, कि किसी भी समुदाय का आप समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अंतिम छोर पर है और एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे शीर्ष पर है, दोनों के ही टेबल पर आपको वो मिलेगा चाय, ठीक है ना। मतलब सब लोग पसंद करते हैं, करोड़पति लोग हो गए चाय बेच के लोग, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। देखिए ना, वो एक वैसे मैं बोलूँगा नहीं फिर, क्योंकि आप जान रहे हैं यूट्यूब का सब मामला है, तो बहुत से लोग हैं करोड़पति हो गए, और इस तरह के कई सारे हैं ऐसे। तो अच्छी बात है, इनिशिएटिव हो रहा है, सब अच्छा। इसी को ही तो बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है जो लोग पूरा कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं SN2 पर। किस रिएक्शन की तरफ रुख करते हैं, SN2 पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि SN1 रिएक्शन नहीं देता है, SN1 रिएक्शन प्राइमरी नहीं देते हैं, क्योंकि प्राइमरी तो SN2 देते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा या तो जैसे क्वेश्चन आया है कि कौन देगा और कौन नहीं, तो हमेशा ऐसा जोड़ा होगा जिसमें या तो टर्सरी और सेकेंडरी होगा, ठीक, या सेकेंडरी और प्राइमरी होगा। ये ऐसा नहीं होगा कभी कि प्राइमरी और प्राइमरी के बीच में ही कंपेयर करके पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल जो रिएक्शन होगी वो टर्सरी की होती है, ठीक, क्योंकि टर्सरी का कार्बोकटायन जब बनता है वो हाईली स्टेबल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में, और वो है SN2। SN2 रिएक्शन में क्या होता है देख लेते हैं ज़रा। SN2 रिएक्शन का जो पहला पॉइंट है वो यही है कि ये बाई मॉलिक्यूलर है। कैसा? बाई मॉलिक्यूलर मतलब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि जो आपका मॉलिक्यूल का रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो 2 मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? सिंपल सा, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि R डायरेक्टली डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, सबस्ट्रेट, और साथ ही साथ एट द सेम टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। जब रेट ऑफ रिएक्शन 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो भैया इस बात को ध्यान रख लो, ऑर्डर भी इसका कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। जब इसका ऑर्डर 2 हो गया, और साथ ही में क्या होगा? इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहाँ पर क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। यहाँ पर क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट बनने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका कार्बन होता है, कार्बन यहाँ पर कार्बोकटायन नहीं होता है, कार्बन लुक लाइक स्यूडो पेंटावैलेंट। कैसा बनता है? स्यूडो पेंटावैलेंट लिख लीजिएगा स्पेलिंग, सूडो PSEUDO, पेंटा मतलब 5 और वैलेंस, पेंटावैलेंस, ठीक है। साथ ही ये 1 स्टेप रिएक्शन है। कितने स्टेप रिएक्शन है? यानी एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन, एक ही स्टेप में, एक ही बार में। एक स्टेप रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि अटैक एंड सब्स्टिट्यूशन इसमें लिख लोगे, दैट इज अटैक एंड सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस इन 1 स्टेप एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर। मतलब ये एकदम वैसी चीज़ है कि एक ही टाइम पर, जैसे आप देखते होंगे कि जो हमारी सरकारी बसें होती हैं तो उसमें 2 दरवाजे होते हैं, तो एक ही टाइम पर क्या होता है, एक दरवाजे से कोई बंदा बाहर निकल रहा है और एक ही टाइम पर, उसी टाइम पर एक बंदा अंदर एक दूसरे दरवाजे से चल रहा है। समझ पा रहे होंगे मतलब कहने का क्या है। या ट्रेन में भी आप देखते होंगे एक ही टाइम पर मॉलिक्यूल एक साइड से हट रहा है और दूसरी साइड से लोग आ रहे हैं बैठने के लिए। तो ये ओवरऑल कहानी। इसमें फिर बनता क्या है? इसमें क्या बनता है भैया? फिर इसमें क्या होता है? कंप्लीटली कह लो या 100% इन्वर्जन कंपाउंड बनता है। कैसा कंपाउंड बनता है? इन्वर्जन। उसका रीज़न क्यों है? इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। जो भी तुम्हें प्रोडक्ट मिलता है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा कैसा होगा? इन्वर्जन। और अगर कायरल सेंटर होगा तो एल फॉर्म मिलेगा, लीवो रोटेटरी, ठीक। कंप्लीटली 100% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट, ठीक। क्यों? क्योंकि अटैक जो होता है ना, अटैक, लास्ट पॉइंट ऐसे लिख लो, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम बैक साइड, ठीक ना। यानी कि पीछे से ही, फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रंट पर तो पहले से ही हेलोजन एटम बैठा हुआ है। और जब हेलोजन एटम, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अपने पास इलेक्ट्रॉन बियर कर लेगा, रख लेगा अपने पास वो। और जब OH अगर सामने से ही अटैक करने जा रहे हैं तो OH लेके क्या जा रहे हैं? OH कोई मिठाई या जो है फूल माला लेके थोड़ी ना जा रहे हैं, वो भी तो इलेक्ट्रॉन ही लेके जा रहे हैं उसको देने। तो जब इलेक्ट्रॉन देने जाएंगे तो दोनों के सामने, दोनों के पास ही में इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करने लगेंगे। अट्रैक्ट तो तब करेंगे ना जब अगर हेलोजन पर भी, हेलोजन पे पॉजिटिव होता है और इनके ऊपर, तो फिर वो कार्बन के पास जाता ही नहीं। तो कार्बन पर जो हमें अटैक करना है वो फिर बैक साइड से करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फ्रंट में एकदम वैसी चीज़ है कि जैसे आज आप मैच खेलने के लिए निकल गए, अब पिताजी शाम को आए, पता चला कि गुड्डू घर पे है नहीं। अब गुड्डू घर पे है नहीं तो फिर पिताजी दरवाजे बैठे हैं कि भैया अब इनको आने दो। तो फिर होता क्या है कि फिर पिताजी जब आए हैं तो तुमको पता चल गया, किसी तरह खबर तुमको घर से पता चल गया कि भैया पिताजी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं घर पे, तो आना, तो थोड़ा तुम जो है हिसाब बना के आना, क्योंकि आज हो सकता हो कि तुम्हारे क़यामत के दिन आ गए हैं। तो जब आप पहुँचते हैं घर पर तो फिर होता क्या है, आप फिर कोशिश करते हैं कि किसी तरह बच जाए, तो आप बैक डोर एंट्री लेते हैं। अब इसी को ही बोलते हैं पीछे से आ जाना। अब सामने से आओगे, इसके आगे हम नहीं बता सकते, फिर सामने से आओगे
तो क्या होगा? तो आप बैक साइड से आते हैं। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि सामने रिपलिंग ग्रुप लगा हुआ है जो आपको रिपल कर देगा, आने नहीं देगा आपको। और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि वो आपकी उससे कोई दुश्मनी है, नहीं, दुश्मनी कोई नहीं है, नेचर सेम है। हेलोजन में आप Br ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए या क्लोरीन ले लीजिए, उनके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो रिपल करेंगे क्योंकि आप भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, आई होप आप ये बात को समझ गए होंगे। तो इन पॉइंट को जरा मैं हटा देता हूँ और फिर इन पॉइंट को लिखता हूँ, और लास्ट में एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, यहाँ पे 9 पॉइंट लिख देता हूँ। हमेशा क्या लिखेंगे? जो ऑर्डर होता है एक तरह से, ऑर्डर प्राइमरी, ये सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड, ऐसे लिख लो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी सबसे फास्ट देगा, सबसे फास्ट प्राइमरी देता है, और प्राइमरी एक ही टाइम पर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ग्रुप छोटे छोटे होते हैं। अरे ज़्यादा बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते नहीं जो इनको समय लगेगा 2 स्टेप में भाई कार्बोकैटायन बनाना है। कार्बोकैटायन बनाने के लिए एक ग्रुप को पूरी तरीके से हटाना पड़ता है, लेकिन इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है। इस एक ही टाइम पर ग्रुप आ रहा है और एक ही टाइम पर ग्रुप जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ SN1 SN2 आई एम सॉरी SN2 रिएक्शन देने का जो ऑर्डर है वो इस तरह से चलता है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर मैं इसे रफ करता हूँ जरा। अब प्राइमरी में आप प्राइमरी दे लीजिए या फिर इसमें भी आप, इसमें एक मैंने पॉइंट नहीं लिख दिया, लिखा नहीं है, आप इसमें एक और ऐड करिए, ये वाला CH3X। अगर प्राइमरी से भी अगर कोई तेज दे सकता है तो वो CH3X देगा, SN1 SN2 रिएक्शन। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे मेरे पास है CH3 CH2 और Br मैंने मान लिया। अब इसकी रिएक्शन जब आप KOH से कराते हैं, जो कि एक्वस KOH लिया है आपने, एक्वस KOH में क्या हो जाएगा कि आयंस बन जाएंगे, आयन से क्या हो जाता है, OH फ्री हो जाता है। अगर ये OH फ्री हो जाएगा आसानी से तो ये डायरेक्ट अटैक करने के लिए रेडी हो जाएगा, तैयार रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये बनता है CH3 CH2 और Br प्लस आई एम सॉरी आई मेड अ मिस्टेक OH, और ये हो जाएगा KBr। नहीं आ रहा समझ में, आ नहीं रहा है समझ में। तो ये रिएक्शन में फिर अगेन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर रिएक्शन कौन सी है? NSR यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अब जो वो हो रहा है रिएक्शन, वो हो रहा है थ्रू SN2। किसके थ्रू हो रहा है? SN2। अब SN2 की मैकेनिज्म देख लेते हैं जरा। मैकेनिज्म में एक ही स्टेप की रिएक्शन है, तो इसमें कोई फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो पहले ही स्टेप में क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है कि कार्बन को जरा मैं कुछ इस डिज़ाइन में बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लगा हुआ है आपका Br, ठीक, यहाँ पर आपका लगा है CH3, यहाँ पर आपका लगा है CH3 और यहाँ पर आपका है H और यहाँ पर भी H है। आई एम सॉरी, मैंने 2 CH3 लगा दिए। ठीक से देखिए, CH3 CH2 है तो H2 और ये Br। जब OH आता है, अब जब OH को अटैक करना है जो कि KOH से मिलकर बना होगा, ये OH कहाँ से आया होगा? OH माइनस KOH से आया होगा, एक्वस KOH से आया होगा। आई होप मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जब ये OH अटैक करेगा ना, तो ये फ्रंट से अटैक जो है ना, इसका फ्रंट से अटैक पॉसिबल नहीं है, फ्रंट से अटैक पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये कहाँ से अटैक करेगा? ये बैक साइड से अटैक करता है। किधर से? बैक साइड से। जब ये बैक साइड से अटैक करेगा, तो कुछ इस तरह की स्थिति बनती है। अब यहाँ पर OH ऐसा हो जाएगा, OH यहाँ पर आया और इसके साथ कुछ बॉन्ड बनाने जैसा ये बनाना शुरू करेगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। और जैसे ये अटैक करेगा तो ये Br इसको हटाने की, अब Br को ये हटाने की कोशिश करेगा। और बाकी सारे ग्रुप सेम रहते हैं, बाकी जो ग्रुप हैं वो सब ऐसी सिचुएशन में बने रहते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, इसमें कार्बन जो है ना कैसा दिखाई दे रहा है? कार्बन हैज़ 5 वैलेंसी, देखने में लग रहा है, कैसा लग रहा है देखने में? 5 वैलेंसी। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? स्यूडो पेंटावैलेंट। क्या नाम बोला गया इसको? स्यूडो पेंटावैलेंट। आई होप मेरी बात आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। कार्बन किसने का, इसमें कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी बन रही है? 5। अब 5 में कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि जब यहाँ पर मैं रिएक्शन का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो ठीक से देखोगे तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट ही तो बन रहा है। यहाँ पर H लगा दो और यहाँ पर H लगा दो, तो रियलिटी में अगर आप देखोगे तो रियलिटी में ये प्रोडक्ट ऐसा बना, कैसा बना? इधर आपने OH लिखा और यहाँ पर आपने क्या लिखा?
यही आपने उल्टा ऐसे CH2 और CH3 और प्लस क्या बनेगा एक तरह से KBr। अब ठीक से देखोगे ना, ये कंपाउंड ये आपका इन्वर्जन हुआ। कैसा हुआ कंपाउंड? इन्वर्जन। कैसा कंपाउंड हुआ? इन्वर्जन। अब ये जो इन्वर्जन कंपाउंड है 100% इन्वर्जन होगा। क्यों इन्वर्जन होगा 100%? क्योंकि इसमें अटैक बैक साइड से ही पॉसिबल हो सकता है, फ्रंट से नहीं, क्योंकि फ्रंट में आपका Br, आयोडीन या क्लोरीन होगा, तो वो भी एक तरह का न्यूक्लियोफाइल ही है। जब वो अलग होगा तो X माइनस बन रहा है, Br माइनस, I माइनस, Cl माइनस, अगेन वो तो न्यूक्लियोफाइल ही है। तो न्यूक्लियोफाइल तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ आपको अच्छे से समझाया है, और आई होप मेरी इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। ऑर्डर भी मैंने ऊपर बता दिया आपको इस तरह से, और जब भी रिएक्शन होगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि SN2 पूछ रहा है कि SN1। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो गया है, लेकिन मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दिए हैं, जिसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन और इसकी जो है मेटल के साथ रिएक्शन और रिडक्शन, ये तीनों एक ही में कवर करके ये ख़त्म करेंगे चैप्टर क्या, फिर वो हेलो एरिन बचेगा, वो एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट बहुत नए जानने को मिले होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाइए, जिससे कि आप लोग का आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलता रहे। और इसी के साथ दिवाली आ रही है, दिवाली को बहुत ही अच्छे से मनाइए, और जो है अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, क्योंकि यही समय होता है जब इंसान को लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, और फिर एकदम से जो है कोरोना नामक बम फूट जाता है। तो ध्यान रखिए, अच्छी बात है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।